हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी रोड में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोस्तों बीए थर्ड ईयर के सभी छात्राओं के लिए जिनका मध्यकालीन इतिहास है, जिनका पेपर भारतीय संस्कृति का इतिहास है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पेपर होगा क्योंकि पेपर नज़दीक है और आपका ये जो पेपर का यानी कि मॉडल पेपर होगा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इसमें आपको सारी चीज़ें एक एक पॉइंट बताया जाएगा दोस्तों। तो अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबाइए, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि आज के इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अच्छे से आपको तैयारी करने का भी फिर चांस मिल जाएगा। तो दोस्तों जो प्रश्न है वो आपको प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो दोस्तों देर ना करें और अच्छे से आप लोग ज़रूर वीडियो को देखते रहिए क्योंकि आपको इस प्रश्न में आपको अनेक प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। क्योंकि मॉडल पेपर है तो मॉडल पेपर में आपको हर तरीके के प्रश्न मिलेंगे और आपके पेपर के अकॉर्डिंग आपको ये तैयार करना बहुत ही परम आवश्यक है। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के अंत तक क्योंकि इस क्लास में आपको इससे बढ़िया प्रश्न आपको नहीं मिलने वाला। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मॉडल पेपर की तरफ। अब आपका कुछ इस तरीके से मॉडल पेपर होगा दोस्तों। इसमें आपका दिएगा कि बीए थर्ड ईयर मध्यकालीन इतिहास, प्रश्न पत्र होगा आपका भारतीय संस्कृति का इतिहास। खंड आ से आपको सभी प्रश्न अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 50 शब्दों में देना है। इसमें आपको लिखना होगा नानक के विचार। पहला का फर्स्ट प्रश्न दिया गया है नानक के विचार। इसमें आपका दिया जाएगा कि गुरु नानक का जन्म रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक ग्राम में 1469 ईस्वी में एक खत्री परिवार में हुआ था। नानक सगुण परंपरा के एक प्रमुख संत थे। इन्होंने अपने उपदेशों द्वारा गुरु महिमा, सतनाम का प्रभाव, एकेश्वरवाद, पुनर्जन्म आदि की शिक्षाएं दी। इन्होंने जातिवाद तथा हिंदू धर्म के कर्मकांड का विरोध किया और मद्यपान तथा नशा का प्रयोग करना बुरा बताया। नानक का उद्देश्य एकेश्वरवाद के द्वारा हिंदू धर्म में सुधार लाना और हिंदुओं और मुसलमानों में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना था। इनकी शिक्षा एवं उपदेशों की ओर लोग आकृष्ट हुए और नानक को अपना गुरु स्वीकार किया। नानक के अनुयायी सिख कहलाए। तो ये था आपका नानक के विचार। ये प्रश्न आपका था फर्स्ट नंबर। उसके बाद फिर आपका आता है सेकंड नंबर प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज से आपका कि ब्रह्म समाज का सबसे अधिक प्रभाव महाराष्ट्र में पड़ा, जिसके फलस्वरूप 1867 यानी कि 1867 में केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इसके प्रमुख सदस्य जो हैं वो न्यायाधीश महादेव गोविंद रनाडे, सर आर.जे. भंडारकर तथा नारायण चंद्रावकर थे। इनके 5 उद्देश्य थे: अछूतोद्धार के प्रोत्साहन, जाति प्रथा का बहिष्कार और स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन तथा बाल विवाह का विरोध। तो इनके क्या थे? प्रार्थना समाज के 5 प्रमुख उद्देश्य थे। उसके बाद फिर आपका आता है थर्ड नंबर कि बहावी आंदोलन क्या था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था कि बहावी आंदोलन क्या है। इसमें आपका आएगा बहावी आंदोलन में, अब इसमें लिखेंगे बहावी आंदोलन की 18वीं शताब्दी के प्रथम भाग में अरब निवासी अब्दुल वहाब के नेतृत्व में बहावी आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन में इस्लाम की पवित्रता, ईश्वर की एकता और मनुष्य की समानता में विशेष बल दिया गया है। और भारत में आंदोलन का विचार प्रसार भारत में आंदोलन का जो प्रचार प्रसार वो रायबरेली के सैयद अहमद ने किया और इस आंदोलन के कुरान फारसी अनुवाद के सुलभ कराया। तो ये था वहाबी आंदोलन। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन निज़ामुद्दीन औलिया। निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है कि निज़ामुद्दीन औलिया है क्या। अब इसमें लिखेंगे आप लोग कि चिश्ती संप्रदाय के सर्वाधिक प्रसिद्ध संत निज़ामुद्दीन औलिया हुए, जो इस संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध संत हुए। अब औलिया जिनका जन्म बदायूं में हुआ था। ये शेख फरीद के सर्वाधिक प्रिय शिष्य थे। ये दिल्ली में कुछ दूर जो गियासपुर के में बस गए थे, जहां आजकल उनकी दरगाह है। शेख औलिया ने 7 सुल्तानों का काल देखा था लेकिन किसी संबंध नहीं रखा। अपने प्रिय शिष्य अमीर खुसरो के प्रयत्न के बावजूद ये अलाउद्दीन खिलजी से मिले और सुल्तान के मुबारक दरबार में बुलाए जाने पर शेख ने कहा कि मेरे पीर का आदेश है कि शासकों से सदैव दूर रहो अतः मुझे क्षमा कर दिया जाए।
तो ये निज़ामुद्दीन औलिया जी के बारे में था। अब 5 नंबर आता है अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन क्या है इसमें? अब अलीगढ़ आंदोलन में आप लोग लिखेंगे दोस्तों कि अलीगढ़ आंदोलन का सूत्रधार सर सैयद अहमद खां थे और भारतीय मुसलमान के उन्नयन के लिए उन्होंने भारत में पाश्चात्य सभ्यता, संस्कृति तथा शिक्षा के प्रयोग से अपने जीवन का लक्ष्य बनाया और मुसलमानों की शिक्षा संबंधी पुरातन में रूढ़वादी दृष्टिकोण को नवीन दिशा देकर एक सुसंगठित राजनीतिक शक्ति के रूप में पुनर्जीवित किया। तो ये था अलीगढ़ आंदोलन। फिर आता है थियोसॉफिकल सोसाइटी। अभी थियोसॉफिकल सोसाइटी है क्या दोस्तों? इसमें आप लोग लिखेंगे कि 1886 ईस्वी में मद्रास में अडयार नामक स्थान पर इसकी स्थापना मैडम हेलेना पेट्रोना और ब्लोत्सकी पर कर्नल स्टील अलकार्ड द्वारा हुई। 1889 ईस्वी में मिसेस एनी बेसेंट का इस सोसाइटी का सहयोग प्राप्त हुआ और एक आयरिश महिला थी ये, इन्होंने हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो ये था आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी, यानी कि थियोसॉफिकल जो सोसाइटी थी वो किसके द्वारा था? ये जो मैडम हेलेना थी इनके द्वारा श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा ये इस सोसाइटी का गठन किया गया था। उसके बाद फिर आपका आता है सती प्रथा। सती प्रथा में आपको लिखना होगा कि भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों में सर्वप्रथम सती प्रथा को दूर करने का प्रयास किया गया। हिंदुओं में पति की मृत्यु हो जाने पर उसकी चिता के साथ उसकी पत्नी को बलपूर्वक जला दिया जाता था। राजा राम मोहन राय ने इनका विरोध किया और उन्हीं के प्रोत्साहन ने लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में एक कानून बनाकर सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। तो ये था सती प्रथा। फिर आता है 8 नंबर मीराबाई। अब मीराबाई जी हैं कौन? मीराबाई जी के बारे में यहाँ पे आपको लिखना होगा कि मीराबाई 16वीं शताब्दी में एक भारत की एक महान महिला संत थी। इनका जन्म 1498 में मेड़ता जिले में हुआ था और इनका विवाह राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज से हुआ था। अपने पति की मृत्यु के उपरांत यह पूर्णतः धर्मपरायण जीवन व्यतीत करने लगी और बचपन से ही मीरा वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्ग के अनुयायी थी। मीरा ने अनेक भक्तिपरक गीतों की संरचना की और इनकी जो प्रसिद्ध की मुख्य आधार है इनके भक्ति गीता और मुख्यतः ब्रजभाषा और आंशिक रूप में राजस्थानी में लिखे गए हैं और इनकी कुछ कविताएं जो है वो गुजराती में भी आपको मिलेंगी। तो ये थी आपके मीराबाई जी के बारे में। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जी के बारे में लिखना होगा। अब अमीर खुसरो जी का जन्म हिजरी संवत 691 अर्थात यानी कि 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। अमीर खुसरो के पिता सैफ शमशी दिल्ली के ताश वंश के सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश के शासनकाल में एक उच्च पद पर कार्यरत थे। इनकी माता सुल्तान बलबन के मंत्री इंदुल मुल्क की पुत्री थी। अपने पिता की विद्वता, वीरता और साहित्यिक प्रतिभा, माता के गले का मिठास अमीर खुसरो के रक्त में मिश्रित था और इन्होंने फारसी के सभी भी कवियों और शायरों की कविताओं की प्रमुख रूप से अध्ययन किया और इनके द्वारा फारसी, तुर्की तथा हिंदी भाषा का अत्यधिक परिश्रम पूर्वक अध्ययन किया गया और जिनके परिणाम स्वरूप इन भाषाओं का पर्याप्त ज्ञान हो गया और इनकी मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई। तो ये अमीर खुसरो जी की थी। अब आता है रामानंद। रामानंद जी कौन थे? रामानंद जी के बारे में आपको लिखना होगा इसमें कि रामानंद जी का जन्म सन 15वीं शताब्दी में प्रयाग के एक कान्य कुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अपने जात पात के बंधन का खंडन किया और सभी जात के लोग इनके शिष्य थे। इन्होंने सगुण तथा निर्गुण दोनों ही ब्रह्म के रूपों में उपासना का उपदेश दिया। इन्होंने उपास्य देव सीता तथा राम थे और कबीर, भगवंदा, सुख, पीपा, पद्मावती, नरिहर, रैदास तथा धन्ना इनके प्रिय शिष्य थे। उत्तर भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार रामानंद ने ही किया। इन्होंने अपने धर्म प्रचार का माध्यम हिंदी भाषा को बनाया था और इनका टूटा हुआ स्मारक आज भी आपकी इनकी स्मृति की जीवित बनाए हुए है। तो ये था रामानंद जी के बारे में। इसके बाद में फिर आपका आता है खंडवा। अब सेक्शन ए के सारे प्रश्न हमने आपको एक एक करके बताया। खंडवा में आपको केवल 5 प्रश्न करने हैं और पाँच प्रश्न में से आपको
5 प्रश्न करने हैं। इसमें से आपका प्रत्येक प्रश्न जो है वो आपको 2 शब्दों में देना है। खंड आ से आपको एक-एक करके सारे प्रश्न बता दिया दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही हो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उसके बाद फिर आपको लिखना होगा, इसमें आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है खंड बा का। खंड बा में आपका आएगा सेकंड प्रश्न कि भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है इसमें आपका कि भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस तरीके से हुई थी। इसमें लिखेंगे कि 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में मशीन द्वारा सामान तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिसे हम औद्योगिकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत बम्बई में कपड़ा एवं बंगाल में जूट की मिलें स्थापित हुई। अब भारत में औद्योगिकरण का जो वास्तविक प्रक्रिया है वो 1870 के पश्चात में प्रारंभ हुई। 1853 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने ठीक लिखा था कि रेलवे व्यवस्था भारत में आधुनिक युग का अग्रदूत बन जाएगा। सर्वप्रथम जूट या पटसन उद्योग का विकास और प्रथम जूट मिल 1855 ईस्वी में बंगाल के रिसरा नामक जगह पर स्थापित किया गया। इस उद्योग में सबसे अधिक विकास बंगाल के हुगली जिले में हुआ और दूसरा आपको महत्वपूर्ण विकसित होने वाला उद्योग वस्त्र था। पहली आपको कपड़ा मिल जो है वो 1853 ईस्वी में काबस जीने नाना भाई के प्रयास में बम्बई में खुली और इस उद्योग का जो प्रमुख केंद्र है वो बम्बई, अहमदाबाद और कानपुर में थे। पटसन एवं वस्त्र उद्योग के अतिरिक्त 19वीं तथा 20वीं शताब्दी के अन्य उद्योगों का विकास हुआ। इसमें प्रमुख आपका कोयला उद्योग, चमड़ा, ऊनी वस्त्र, कागज, चीनी, लोहा, इस्पात, आभ्रक, सोरा, सीमेंट, दियासलाई, शीशा आदि का विकास हुआ। भारत सरकार की औद्योगिक नीति भेदभाव से भरी थी। देसी उद्योगपतियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, जबकि ब्रिटिश आयातित वस्तुओं का साम्राज्य वरीयता प्राप्त थी। प्रोफेसर बिपिन चंद्र के अनुसार कहा गया है कि उत्पादन और रोजगार दोनों दृष्टियों में भारत आधुनिक औद्योगिक विकास अन्य देशों के आर्थिक विकास की तुलना में नगण्य था। उसके बाद फिर 3rd नंबर आपका आता है कि अकबर की भू राजस्व व्यवस्था पर एक टिप्पणी लिखिए। यह भी आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें लिखेंगे कि प्रारंभ में अकबर ने शेर शाह की भूमि व्यवस्था के अनुसार भूमिकर वसूल किया, फिर उसने सुधार तथा नवीन प्रयोग किए और 1582 ईस्वी में टोडरमल दीवाने अशरफ नियुक्त किए गए और उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर भूमि व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। उन्होंने सम्मुख भू राजस्व की अनेक समस्याएं थीं। 1st नंबर था उनका भूमि की पैमाइश, 2nd नंबर में आता है भूमि का वर्गीकरण और 3rd नंबर में आता है कि प्रत्येक बीघे की औसत उपज का ज्ञान प्राप्त करना। 4th नंबर आता है बीघे की उपज तथा में राज्य के भाग को निश्चित करना। 5 नंबर में आता है फिर कि बीघे की लगान की दर निश्चित करना। उन्होंने भूमि की नाप रस्सी के स्थान पर बांसों के जरीब से कराई, जिसमें जंगलों चरागाह का अलग रिकॉर्ड रखा गया। फिर आता है भूमि का वर्गीकरण। नेक्स्ट आपका आता है इसमें भूमि का वर्गीकरण, जिसमें आपका आता है 1st नंबर पोलज, परौती, चाचर और बंजर। अकबर का सबसे महत्वपूर्ण सुधार दहसाला अर्थात 10 वर्ष की दर पर आधारित प्रबंध था। दहसाला का तात्पर्य है कि 10 वर्ष की उपज औसत निकालकर भूमिकर निश्चित किया गया था और इसी व्यवस्था में किसान तथा सरकार दोनों का ही लाभ हुआ। भूमिकर की व्यवस्था में गल्ला बख्शी, नस्क तथा जाब्ती। अब आप सोचते हैं कि गल्ला बख्शी क्या है, यानी कि जो गल्ला बख्शी वो सरकार का कुछ भाग है, नस्क है जो भूस्वामी जिसे कहते हैं तथा सरकार का मध्य समझौता और जाब्ती है लगान का निश्चय फसल के आधार पर प्रमुख थी। भूमिकर की वसूली अमील की सुपुर्दगी के आधार पर कर दी गई थी। तो ये था आपका अकबर के भू राजस्व का व्यवस्था। उसके बाद फिर आपका था आर्य समाज के सिद्धांत। अब आर्य समाज के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आर्य समाज के सिद्धांत कौन कौन से हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। अब इसमें लिखेंगे दोस्तों आर्य समाज के सिद्धांत की विवेचना। आंसर में लिखेंगे 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की गई। इसके संस्थापक आप स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। इनके आपको निम्नलिखित सिद्धांत थे। 1st नंबर में आता है कि ईश्वर एक है, ईश्वर की उपासना मूर्ति पूजा से कोई संबंध नहीं है। 2nd नंबर में आपका आता है इसमें इन्होंने 2nd नंबर जो बताया था
सिद्धांत जो है सामाजिक सिद्धांत, वो वेद वाक्य ईश्वर है, यानी कि वेद वाक्य जो है वो ईश्वर वचन है, सत्य है। थर्ड नंबर कि वेद धर्म आगम के सिद्धांत को मानता रखता है। फिर ईश्वर सच्चिदानंद निराकार सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान तथा दयावान है, वह अजर अमर है और वह अजन्मा है और इनकी उपासना ही शक्ति है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट कि वेदों का अध्ययन मनन तथा अनुशीलन श्रेयस्कर है और क्योंकि वेद ही शिक्षा तथा ज्ञान का भंडार है। फिर आता है 6 नंबर कि कार्य को औचित्य की कसौटी को कसकर करना चाहिए। फिर आता है 7 नंबर कि सत्य को ग्रहण करना तथा असत्य को त्याग कर देना चाहिए। फिर था नेक्स्ट पॉइंट कि अभिधा का नाश तथा विद्या का प्रचार करना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि व्यक्ति के साथ उनके गुणों के अनुरूप प्रेम तथा न्याय का व्यवहार करना चाहिए। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट आपको मिलेगा कि समाज की उन्नति को व्यक्ति की उन्नति समझना चाहिए। आर्य समाज ने भारत में एक नवीन चेतना का सूत्रपात किया है जिसमें हिंदुओं के आत्मसम्मान में वृद्धि हुई है और इसी संस्था में शुद्धि मार्ग को जन्म दिया है और छुआछूत मिटाने का भी प्रयास किया है। तो ये था आर्य समाज के सिद्धांत की विवेचना। फिर आता है 5 नंबर क्वेश्चन कि नानक के सामाजिक एवं धार्मिक सिद्धांत के बारे में लिखिए, है कि नानक के सामाजिक एवं धार्मिक विचारों का उल्लेख कीजिए। अब लिखेंगे आप लोग यहाँ पे कि नानक के सामाजिक विचार कौन से थे। इसमें लिखेंगे सामाजिक विचार कि नानक वर्ण व्यवस्था तथा जाति प्रथा के विरोधी थे। सिख धर्म के अनुसार आदर्श व्यक्ति में ब्राह्मणों की आध्यात्मिकता, क्षत्रियों की रक्षा भावना और वैश्यों का व्यवहार कुशलता, शूद्रों की लोक सेवा तथा साथ होनी चाहिए। कोई जन्म से नहीं अपितु कर्म से ब्राह्मण होता है। उन्होंने कहा है कि मेरा संबंध किसी जाति विशेष से नहीं। जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए उन्होंने अपने सभी शिष्य के लिए एक भोजनालय की व्यवस्था की जिसे लंगर कहते हैं। उन्होंने सभी शिष्यों को एक साथ भोजन करने का बल दिया है। तो ये था सामाजिक व्यवस्था। और फिर आता है नानक ने नारी सम्मान के समर्थक थे। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि स्त्री द्वारा ही हम गर्भ में धारण किए हैं और उसी से हम जन्म लेते हैं, उसी से हमारे जीवन पर्यंत मैत्री है और उसी से सृष्टि कर्म बनता है। स्त्री से ही हमारी सामाजिक बंधन में रखती हैं। उसका फिर आता है धार्मिक विचार। धार्मिक विचार में लिखेंगे कि नानक ने धार्मिक संकीर्णता की घोर निंदा की है। उन्होंने कहा है कि लज्जा एवं धर्म दोनों संसार में विदा हो चुके हैं। चारों ओर झूठ का साम्राज्य, काजियों और ब्राह्मणों ने अपना कर्तव्य त्याग दिए हैं और अब विवाह शैतान करवाता है। मुसलमान, हिंदू, अन्य ऊंच नीच स्त्रियों कष्ट में पड़कर परमात्मा का नाम ले रहे हैं। वे अब खूनी गीत गा रही हैं। अब केसर के स्थान पर रक्त पड़ा है। उन्होंने कहा हिंदुओं में अब कोई भी वेद शस्त्रार्थ को नहीं मानता है अपितु अपनी ही बड़ाई में लगा रहता है। उनके कान तथा हृदय सदा तुर्कों की धार्मिक शिक्षाओं द्वारा भरते जा रहे हैं। मुसलमान कर्मचारियों के निकट एक दूसरे की निंदा करके लोग सबको कष्ट पहुंचा रहे हैं। धार्मिक का वास्तविक रूप लोग भूल गए हैं और पाषाण की पूजा करते हैं और बगुले की भांति झूठी समाज लगाते हैं और सच्ची समाज के आनंद से वे बहुत दूर हैं। तो ये था नानक की सामाजिक दृष्टि, सामाजिक और धार्मिक विचार। फिर आता है 6 नंबर फिरोज तुगलक की राजस्व नीति का वर्णन कीजिए। फिरोज शाह तुगलक हैं, उनकी जो राजनीतिक नीति है उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। इसमें लिखेंगे आप लोग दोस्तों कि फिरोज शाह तुगलक ने राजस्व नीति की ओर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने देखा है कि वित्त तथा राजस्व व्यवस्था यानी कि अराजकतापूर्ण दशा में है। लूट खसोट, कुप्रबंध तथा दुर्भिक्ष के कारण प्रजा को अत्यधिक कष्ट सहन करना पड़ा था। सिंहासन पर बैठते ही उसने तकारबी ऋण माफ कर दिया, राजस्व विभाग के पदाधिकारियों के वेतन बढ़ा दिए और शारीरिक यातनाओं को बंद कर दिया है। उसने 24 प्रकार के कर हटा दिए हैं जिसने घृणित मकान, कर तथा चरागाह भी सम्मिलित थे। कुरान विहित केवल 5 कर खराज, खम्स, जजिया, ज़कात तथा सिंचाई कर कायम रखे। उन्होंने खेती की सिंचाई के लिए 5 नहरों का निर्माण कराया, अनेक कुएं खुदाए और उसने
गन्ना, तिलहन, अफीम आदि उत्तम फसलों की कृषि का प्रोत्साहन दिया। इन सुधारों में राज्य की आय जो है वो आशातीत वृद्धि हुई और सामान्य जनता की आर्थिक दशा में उन्नति हुई। किंतु फिरोज शाह की जो राजस्व में 3 भयंकर दोष थे। कौन कौन से थे? फर्स्ट नंबर में आता है कि भू राजस्व को ठेके पर उठाने के सिद्धांत पर को पुनः लागू करना। सेकेंड नंबर, भू राजस्व के रूप में वेतन देना और तत्संबंधी पदों को बेचने की आज्ञा देना। थर्ड नंबर आता है कि जजिया के क्षेत्र में वृद्धि करना, कठोरता से उसका वसूल करना। उपयुक्त चारों प्रकार के करों के अतिरिक्त सुल्तान ने उलेमा को स्वीकृत से सिंचाई कर भी लगाया, जो उसने किसानों को देना पड़ता था, जो सिंचाई के लिए नहरों से पानी लेते थे। इनकी दर उपज का 1/10 थी और फिरोज ने ब्राह्मणों को जजिया वसूल करके उसकी व्यापकता को अत्यधिक बढ़ाया था। ज़कात 2.5% की दर से मुसलमानों से वसूल किया जाता था। तो ये था फिरोज शाह तुगलक की राजस्व नीति। फिर 7 नंबर आता है कि ब्रह्म समाज के विषय में आप क्या जानते हैं। अब सबसे पहले जानेंगे आप लोग कि ब्रह्म समाज है क्या। ब्रह्म समाज के विषय में, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की और इस समाज के प्रथम सचिव हैं वो ताराचंद्र चक्रवर्ती थे। समाज के सदस्य शनिवार के दिन संध्या काल में एकत्र होते थे। ब्रह्म समाज ने संवाद कौमुदी और धर्म समाज ने समाचार चंद्रिका नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। ब्रह्म समाज के सिद्धांत कौन कौन से थे वो इसमें आप लिखेंगे ब्रह्म समाज के सिद्धांत निम्नलिखित थे। फर्स्ट नंबर आता है कि परमात्मा एक है तथा संपूर्ण सद्गुणों का केंद्र एवं भंडार है। सेकंड नंबर है कि परमात्मा सृष्टि का रचयिता और संरक्षक है। थर्ड नंबर में आता है कि वह निराकार है, शाश्वत, अदृश्य और सत्य है तथा वह न कभी जन्म लेता है न देह धारण करता है। फिर नेक्स्ट आता है कि परमात्मा की पूजा शुद्ध मन से करनी चाहिए लेकिन मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। 6 नंबर आता है कि मनुष्य को पाप का त्याग कर सभी धर्मों का सत्य का ग्रहण करना चाहिए। फिर आता है 7th नंबर कि किसी भी पुस्तक को दैवीय नहीं मानना चाहिए क्योंकि कोई भी पुस्तक त्रुटिरहित नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ईश्वर पापियों एवं पुण्यात्मा को अनेक कार्यों के अनुसार फल देता है। फिर आता है 9th नंबर कि मनुष्य को प्रजा, परोपकार और पवित्रता द्वारा ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए क्योंकि यही सच्चा मोक्ष है। तो ये था 7th नंबर प्रश्न कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी और ब्रह्म समाज के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये था सेक्शन बी का सारा प्रश्न। फिर आता है सेक्शन सी खंडसा में केवल 2 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर देना है वो आपको 500 शब्दों में देना है। 8वां प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों की विवेचना कीजिए। 9th नंबर है कि भारत में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा किए गए शिक्षा तथा सामाजिक सुधारों का परीक्षण कीजिए। 10th नंबर है कि सल्तनत काल में उत्तरी भारत की सामाजिक दशा की क्या थी। 11th नंबर भारत संस्कृति पर मुस्लिम संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ा वर्णन कीजिए। तो ये 2 प्रश्न करके मैं अलग से वीडियो बना देंगे जिससे कि आपको पढ़ने में और लिखने में आसानी हो जाएगा। तो मैं जल्द ही इस वीडियो को जल्दी अपडेट करा दूंगा क्योंकि पेपर नज़दीक है और आपको पढ़ने में थोड़ा आसानी हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस कुछ यहीं तक और अगली वीडियो तो जरूर इंतजार करिए और अगली वीडियो में मैं आपको कुछ और सिखाने का प्रयास करूँगा। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।